अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 1 इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ एटम। हम देखने जा रहे हैं कि जो एटम है इसकी क्या हिस्ट्री है, कैसे एटम के बारे में तहकीकात की गई और एटम तक साइंटिस्ट कैसे पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, पहले ये सोचा जाता था, मैटर का तो पता था, कहानी मैटर से बेसिकली शुरू हुई। तो पहले ये सोचा जाता था कि जी मैटर है कुछ स्मॉल सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, ऐसे पार्टिकल से जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। मज़ीद ग्रीक फ़िलासफ़र्स आए, यूनानी फ़िलासफ़र्स आए, उनका ये सोचना था। ये याद रखिएगा कि शुरू शुरू में सिर्फ़ ख़यालात तक, तख़य्युल तक थी कहानी, एक्सपेरिमेंटली कुछ नहीं किया जा रहा था। तो ग्रीक फ़िलासफ़र्स आए, उनका ये सोचना था कि जी मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं। यकीनन हमारे पास डस्टर है, पेंसिल है, मैटर है ना, तो उसको मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, और हमें एक बेसिक यूनिट मिलता है। फिर उस बेसिक यूनिट को मज़ीद हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर है ये पॉइंट? ये ऐसे ही है जैसे कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है। आप बिल्डिंग को तोड़ते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, उस रूम को तोड़ रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, और एट द एंड आपको एक बेसिक यूनिट मिल रहा है, ब्रिक, ईंट, जिससे मिलके पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। वो ब्रिक बार बार रिपीट हुई और फिर आपको क्या मिली? पूरी एक बिल्डिंग मिल गई। तो वो ब्रिक क्या है? आपकी बिल्डिंग का बेसिक यूनिट है। इसी तरह कहा गया कि मैटर भी किससे मिलके बना है। मैटर को भी जब हमने देखा, डिवाइड किया, तो स्मॉल पार्टिकल्स मिले और हमें एक बेसिक यूनिट मिला जिसे मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, और फिर डेमोक्राइटस ने जा सकता। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जी डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस ने इन स्मॉलर पार्टिकल्स को एटोमोज का नाम दिया। ये एटोमोस डिराइव हुआ है वर्ड एटम से, जिसका मतलब है, इन पार्टिकल्स को एटम्स का नाम दिया, एटोमोस का नाम दिया। एटोमोस डिराइव हुआ वर्ड एटम से, जिसका मतलब है जी इनडिविजिबल। मतलब वो बेसिक यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? उसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसे क्या कहा जाएगा? उस बेसिक यूनिट को एटम का नाम दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम एटम तक पहुँचे थे, लेकिन ये भी अभी सिर्फ ख्यालों में था, अभी बातों में ये सारी बातें हो रही थी कि जी मैटर है, मैटर को हम डिवाइड करते हैं, हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, फाइनली हमें एक बेसिक यूनिट मिलता है जिसे एटम्स का नाम दे दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो आइडियाज़ थे ग्रीक फ़िलासफ़र्स के, कोई इसमें हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, एक्सपेरिमेंटली अभी कुछ नहीं किया गया था। देन 17th सेंचुरी की बात आई। लेट 17th सेंचुरी में कुछ सब्सटेंसेस ली गई, प्योर सब्सटेंसेस, उनकी क्वांटिटेटिव स्टडी की गई, ठीक है। मतलब कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि हम वाटर ले लें, ठीक है। वाटर एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, तो उसकी जो कंपोजिशन है, वाटर कैसे बना, ठीक है, या हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, वो एसिड कैसे बना, तो उसको तफसीली उसका जायज़ा लिया गया, क्वांटिटेटिव स्टडी की गई। क्वांटिटेटिव वर्ड बेटे आपको पता है कि ये किससे एसोसिएट है? क्वांटिटेटिव अमाउंट से। क्वांटिटी की बात की गई कि अगर वाटर है तो उसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, कितने ऑक्सीजन्स हैं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ तो उसमें कितने कार्बन्स हैं और कितने ऑक्सीजन हैं। तो इस क्वांटिटेटिव स्टडी के बाद, कुछ प्योर सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव स्टडी के बाद क्या डिस्क्लोज़ हुआ? ये डिस्क्लोज़ हुआ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस का हिस्सा थे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ, हमारे पास वाटर है, ठीक है, हमारे पास HCl है, ठीक है, हमारे पास
C6H12O6 ग्लूकोज है। अब इन सब की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन है इसमें। अब ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ये एलिमेंट वाटर का भी पार्ट है। ये हाइड्रोजन किसका पार्ट है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी पार्ट है। ये हाइड्रोजन आगे ग्लूकोज का भी पार्ट है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही है ना। तो स्टूडेंट्स ये एक ही एलिमेंट अगर हाइड्रोजन देखें तो तीनों कंपाउंड्स का पार्ट है, और सिर्फ तीन ही नहीं, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह ऑक्सीजन है, वाटर का भी हिस्सा है, ऑक्सीजन है, ग्लूकोज का भी हिस्सा है। तो ये चीज़ देखी गई कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के कंपोनेंट थे, डिफरेंट सब्सटेंसेस का हिस्सा थे। इससे ये चीज़ हमें पता चली, ये नतीजा निकला कि जी कुछ एलिमेंट्स हमने देखा कि जी मिलके जो कंपाउंड्स बना रहे हैं, और कंपाउंड्स को तोड़ें तो एलिमेंट्स बन रहे हैं। मतलब हमने ये देखा कि कैसे एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलके क्या बना रहा है? वाटर, एक कंपाउंड बन रहा है। और कैसे कंपाउंड्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? हमें एलिमेंट्स मिलते हैं जिनसे वो कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो ये स्टूडेंट 17th सेंचुरी की स्टडी थी। 17th सेंचुरी में ये डिस्कवर हुआ कि जी हमें बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी की गई कंपाउंड्स पे, और ये देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स बहुत से कंपाउंड्स का हिस्सा हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि कैसे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं, और कंपाउंड्स को ब्रेक करें तो हमें क्या मिलते हैं? एलिमेंट्स मिलते हैं। अब इसके बाद आया जी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है डाल्टन का, डाल्टन्स वर्क। जॉन डाल्टन की बात करें तो ये एक इंग्लिश केमिस्ट है, और ये फेमस किस वजह से था? अपनी एटॉमिक थ्योरी की वजह से। 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या दिया? जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया था, और कहा था, कैसे एक्सप्लेन किया था? एटम के थ्रू। ठीक है, बेसिकली तो हम यही देखना चाह रहे हैं ना, एटम एग्जिस्ट करता है, एटम के फिर आगे हम एविडेंसेस देखेंगे, एटम के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो जॉन डाल्टन ने भी दोनों लॉज को एटम की एग्जिस्टेंस के एस्पेक्ट से स्टडी किया था। एक काम ये था, और दूसरा काम डाल्टन का क्या था? इसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। इसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी। इस डाल्टन्स थ्योरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है वो क्या था स्टूडेंट्स? कि ऑल मैटर किससे मिलके बना है? एटम्स से। और वो एटम्स क्या होंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, और यकीनन उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। सपोज़ मैं फिर से वाटर की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे HCl लिख देती हूँ। ठीक है, अब वाटर है स्टूडेंट एक कंपाउंड, किससे मिलके बना है? ठीक है, ये मिलके बना है एटम से, यकीनन हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट के हैं? हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। इसी तरह ये अगर हम कंपाउंड देखें तो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर किस तरह बना? मैटर बना, हम ये रेड कलर ले लेते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि मैटर किस तरह बना? मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स, कलर कोई हम सेलेक्ट कर लें ऐसा जो कि ज़रा प्रोमिनेंट हो। चलिए ये येलो सही है। तो स्टूडेंट्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? कि मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स से मिलके बनता है, और उन डिफरेंट एलिमेंट्स की ज़ाहिर सी बात है प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। दिस वॉज अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देन हम अगर बात करें मेन पोस्टुलेट के अलावा जो दूसरा काम था डाल्टन का, वो था जी उसने दो लॉज दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
तो सबसे पहला है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। हमें पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं दोनों। कंजर्व का मतलब होता है महफूज होना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या कहता है कि मैस किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन ज़ाया नहीं होता। इसमें एग्जांपल दी गई है, जैसे वुड है, लकड़ी है, हम जलाते हैं, क्या होगा, लकड़ी का जो मैस है वो कन्वर्ट हो जाएगा सूट में, एशेस में, राख बनेगी, गैसें निकलेंगी। अब वो जो इन तमाम का मैस होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ओरिजिनल मैस ऑफ चारकोल एंड द ऑक्सीजन व्हेन इट फर्स्ट रिएक्टेड। ठीक है, जो पहले जो वुड थी, जो ऑक्सीजन थी, जो रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन की मदद में ही है ना, मदद से ये लकड़ी जल रही है ना, तो उसके इक्वल होगा इन एशेस का, गैसेस का मैस। तो बात ये हुई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस में स्टूडेंट्स कि मैस ना ही क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमेशा मैस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है। सेकंड आ जाता है जी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जी केमिकल कंपाउंड विल ऑलवेज हैव द सेम प्रोपोर्शन और अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट नो मैटर व्हाट द अमाउंट और सोर्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटे आसान लफ्ज़ों में ये कहता है कि हमेशा एलिमेंट्स जो कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं वो एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट की रेशियो है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, एक सेम प्रोपोर्शन के साथ हमेशा एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल वाटर है, हम वाटर अपने घर का आप पी लें, आप पानी अपने कॉलेज का पी लें, आप पानी अमेरिका से जाके पी लें, वो हमेशा H2O ही रहेगा। उसमें हमेशा रेशो जो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 2:1 होगी, हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। तो ये था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की जो रेशियो है वो डेफिनेट होती है। राइट, देन हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वही एग्जांपल जो भी मैंने बात की कि वाटर हमेशा किससे मिलके बनता है, 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन एटम से। रेशियो हमेशा क्या होगी, हमें पता है 16:2 की रेशियो है, या 8:1 आ जाती है हमारे पास। 16:2 हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 16 एटॉमिक मास, एंड हाइड्रोजन का क्या है, 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 है। एंड सेकेंडली अगर हम देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 1s 2 एंड 2 8s 16, तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगी, नीचे मैसेज भी गिवन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो वाटर में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, डेफिनेट होगी, आप वाटर को कहीं से भी ले लें। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देन ये सब हिस्ट्री को डिस्कस करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा गया, मॉडर्न रिसर्चर्स ने फिर एटम की एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या थी कि एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ये एटम की डेफिनेशन आ गई। मज़ीद एटम में क्या होगा, कैसे बनता है, ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई कि ये जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समटाइम्स एटम्स क्या होते हैं, बेसिकली अगर हम एटम की बात करें, हम अपनी इंसानों की अगर अपनी बात करें तो हमारी नेचर होती है हम अकेले नहीं रहते। मतलब 90% अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वो क्या करते हैं, उन्हें साथ किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है, अपने साथ अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, सिबलिंग्स के साथ रह रहे होते हैं, तभी वो अपनी लाइफ को आगे चलाते हैं ना, अकेले नहीं रह रहे होते। हाँ, कोई 2-3% ऐसे होंगे जो कि ज़रा तन्हाई इतनी पसंद होती है कि वो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, बट मोस्टली नेचर ऐसी है कि ज़्यादा ह्यूमंस को भी किसी न किसी की ज़रूरत होती है साथ
रहने के लिए। इसी तरह बेटे स्टूडेंट, एटम्स की भी यही नेचर है। एटम्स भी क्या करते हैं, उन्हें भी अपने साथ किसी न किसी और एटम की, किसी न किसी और एलिमेंट की ज़रूरत होती है अपने आप को स्टेबल रखने के लिए। अपने आप मतलब किसी न डिपेंडेंट होते हैं किसी पे। आप कह सकते हैं कि मोस्टली जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डिपेंडेंटली, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बल्कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, जो दूसरे एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही जैसे हम अपने पेरेंट्स पे स्टेबल होते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने मतलब स्कूल लाइफ को चलाने के लिए, अपने आप को अपने कदमों, अपने हम कह सकते हैं कि किसी काबिल बनने के लिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स किसी न किसी हद तक, जब वो बूढ़े होते हैं तो वो हम पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह किसी न किसी फेज़ में हर पर्सन दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरह एटम्स भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनमें क्या आ जाती हैं, नोबल गैसेस आ जाती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है स्टूडेंट्स, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इन्हें किसी भी लेन देन की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ये ऑलरेडी स्टेबल होती हैं। क्लियर है स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सो एटम को हमने डिफाइन कर लिया, हमें पता चल गया एटम क्या है। ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। देन स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि एटम बनता कैसे है। तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि एटम जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे क्या हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और 100 से ज़्यादा ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए जो कि एटम में एग्जिस्ट करते हैं। जो मेन बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो मेजरली एटम को फॉर्म करते हैं, एटम का मेजर पार्ट है, वो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, बुनियादी पार्टिकल्स, वो हैं जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे मिलके एक एटम बना रहे होते हैं, हमें पता है कि जी एटम के न्यूक्लियस में स्टूडेंट्स होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आउटर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और आपको ये भी पता है प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, एटम बना रहे होते हैं। एंड एट द एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, किसका है जी, बर्जीलियस का। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, पूछा जाता है बर्जीलियस का काम बताएं, बर्जीलियस ने क्या किया था। अब देखिए हमने कहानी शुरू की मैटर से। हमने देखा, हमने तो नहीं, पहले जो फिलोसफर्स थे उन्होंने देखा कि जी मैटर को हम डिवाइड करते हैं, हमें बेसिक यूनिट मिलता है, उस बेसिक यूनिट को फिर एक नाम एटम का दे दिया गया। फिर एटम की डेफिनेशन देखी गई क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है वो आगे हम स्टडी करेंगे। देन देखा गया जी एटम्स कुछ एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड मोस्टली डिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। फिर एटम मज़ीद सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब ये जो एटम्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका कोई ना कोई शनाख्त भी तो होगी ना, देनी होगी, तभी तो हमें पता चलेगा ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये ऑक्सीजन है। तो बर्जीलियस ने क्या किया था, बर्जीलियस ने इन एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए थे। हाइड्रोजन है तो H, हीलियम है तो He, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। इन एलिमेंट्स को क्या दिए थे, सिंबल दिए थे। एंड सेकेंडली इसने क्या किया था, बर्जीलियस ने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को डिटरमिन किया था।
जब तक हमें एक एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं पता होगा हम उसकी नेचर को स्टडी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है ना, एक किसी भी, जैसे कि हम कोई भी बच्चा अगर न्यू बॉर्न बेबी होता है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है उसका नेम होगा तो उसकी कोई आइडेंटिटी होगी ना, एक शनाख्त बनेगी। इसी तरह एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स हैं, लास्ट हमने पढ़ा था KG 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो उन एलिमेंट्स के कोई ना कोई नाम भी तो होंगे ना, और उन नाम की बेसिस पे हम अब हर जगह लिख रहे हैं तो हम हर जगह ये तो नहीं लिखेंगे ना वाटर, फार्मूलाज में यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन, तो हम हर जगह हाइड्रोजन पूरा तो नहीं मेंशन करेंगे, ठीक है। अब वाटर में हम क्या मेंशन कर रहे हैं, H2O, या हाइड्रोजन हमें पता चल रही है H क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है, O क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल है। तो बर्जीलियस ने क्या किया, एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए एंड सेकेंडली एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेस को डिस्कवर किया। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ एटम। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे एटम के बारे में सारी रिसर्च की गई और एटम तक कैसे हमारे साइंटिस्ट पहुँचे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कुछ एविडेंसेस के एटम से रिलेटेड क्या एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। आज के लिए इतना ही। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।